नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट अलवर में आपका फिर से स्वागत है। मैं मेमोरी गुरु नफीस खान, हिंदी क्लासेस स्टार्ट। तो कल हमने किया था स्वरों का वर्गीकरण। पहला आधार था मात्रा का आधार, जिसमें मैंने बताया था ह्रस्व स्वर 4, दीर्घ स्वर 7 हो गए थे। ओष्ठ के आधार पर थे वृत्ताकार, अवृत्ताकार, जिसमें होठ गोल होते हैं वो वृत्ताकार, जिसमें होठ गोल नहीं होते हैं वो अवृत्ताकार। फिर तीसरा आधार था जिह्वा के आधार पर, मैंने बताया था अग्र मध्य पश्च, और ए को छोड़कर, ए मध्य में था, ए को छोड़कर जिस भी आकृति 3 के जैसी होती है वो पश्चिम में, जैसे आ, उ, ओ, औ। और आज है अपना चौथा आधार, जिसका नाम है मुखाकृति का आधार। तो दोस्तों सबसे पहले इसको समझते हैं। मुखाकृति का मतलब मुख की आकृति। कुछ लोगों के मुंह बहुत ही कम खुलते हैं, जैसे कोई मामा जयंती खाता है उसका बहुत ही कम खुलता है। उनको गोलगप्पे भी नहीं खाए जाते बेचारे से, तो वो तो हो गई कम खुलने वाले, उसको कहते हैं सकरा, उन्हें कहते हैं समृद्ध। ई और तो इतना सही करता है ई। और अगर बोलेंगे आ, तो आ में तो आपका पूरा मुंह खुलेगा, आ, ये होगा विवृत। तो प्रश्न एक बार ये आया था, वे कौन सा भेद है जिसमें मुख ना के बराबर खुलता है? इसमें तो मुख ना के बराबर खुलता है, क्योंकि ये हो गया समृद्ध यानी सकरा, इसमें ना के बराबर खुलता है। और इसमें पूरा खुलता है वो कौन सा होता है? विवृत, यानी पूरा खुलता है आ। तो दोस्तों ये लगा लीजिए कि जिसमें मुख ना के बराबर खुलता है वो होता है समृद्ध ई उ, बहुत ही कम खुलता है ई। जब बोलेंगे आ तो फुल खुलता है। बात करते हैं समृद्ध माने सकरा, तो अर्ध समृद्ध माने जो पहले सकरा था वो थोड़ा सा आधा खुल गया, ए थोड़ा ज्यादा खुल गया, अर्ध समृद्ध। ऐसे विवृत माने खुला आ, और अर्ध विवृत यानी आधा खुला आई ओ। वैसे गौर से देखा जाए तो इसका मतलब और इसका मतलब एक ही होता है, पर विद्वानों ने इसके भेद अलग अलग बनाए हैं, तो हमें इसे भी याद करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सर इतना सारा मैटर हम याद कैसे करेंगे? तो एक छोटी सी कहानी मान लेते हैं कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो बैठा है और कोई व्यक्ति गीत गा रहा है, और वो क्या बोल रहा है, मतलब बुढ़े व्यक्ति का नाम हम 2 मिनट के लिए समृद्ध की जगह मान लेते हैं समृद्ध लाल। उस सरपंच है कोई, मान लो समृद्ध लाल है, कोई मीटिंग में आया है, और उसके जो बेटे का नाम है वो है विवृत यानी विक्रम लाल। बुढ़ा है समृद्ध लाल और उसका बेटा है विक्रम लाल। अब मान लो अगर बुढ़ा व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है और वो खांस रहा है, खांसते समय कैसे करता है? ये उसका खांसने का तरीका है। तो हम कहेंगे अरे समर्थ बोल रहे ई उ, समर्थ बोल रहे ई उ, और वो खांसते खांसते गिर जाएगा, मर जाएगा। तो उसका बेटा विक्रम क्या बोलेगा? विक्रम बोले आ, गया मतलब मर गया। समर्थ बोले विक्रम बोले आ। अब ये 2 छोटे हैं और ये 2 बड़े हैं, तो 2 छोटे पोते हैं 2 बड़े पोते हैं, तो अपने बाबा के पास जाएंगे, तो दोनों छोटा ऊपर और दोनों बड़ा नीचे। तो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, TRIC की। समर्थ बोले तो समृत बोले उह। खांस भी लेना आप, इस चीज को गा के भी देख लेना। समृत बोले समृत बोले विक्रम बोले आ, विक्रम बोले तो विवृत। और दोनों छोटा ऊपर, ये रहे दोनों छोटे, और दोनों बड़ा नीचे, ये आई ये औ। रही बात ए अनार की, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहता भी है कि अनार अगर गिरता है तो नीचे जाके गिरता है। तो ये रहा अनार। तो कई बार प्रश्न आता है कि अर्ध समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? तो 2 है, छोटा ए और छोटा उ। तो गाने को फिर से बताया, समृद्ध बोले ई उ, विक्रम बोले आ, दोनों छोटा ऊपर और दोनों बड़े नीचे। तो ये है हमारे मुखाकृति के आधार पर। नेक्स्ट जो फाइनल आधार है उसका नाम होगा उच्चारण स्थल के आधार पर। तो दोस्तों ये जो क्लास है, जो अब उच्चारण स्थल का आधार आएगा, वो हमारे रीड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे अभी तक आपने जितनी भी क्लास देखी उसके लिए मैं कह नहीं सकता वो इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन ये रीड के लिए सबसे बेस्ट है। बाकी पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज कोई भी अधूरा नहीं रहना चाहिए, लेकिन इस क्लास को आप मिस ना करें। तो ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट आधार इसका नाम होगा किसके आधार पर? उच्चारण स्थल के आधार पर। तो ये है उच्चारण स्थल के आधार पर, स्थल के आधार पर, उच्चारण स्थल के आधार पर हम आगे पढ़ते हैं। और मैंने आपको स्वर की परिभाषा बताई थी, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कोई भी मुख अवयव जब आपस में स्पर्श ना करे वो स्वर कहलाते हैं। उच्चारण स्थल कौन कौन से थे? कंठ, क्षमा करें 1 मिनट रुकिए,
कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब विद्वानों ने क्या किया है कि कंठ से निकाल दिया ए और आ, तालु से हो गया ई और ई, मूर्धा से हो गया री, दंत से कोई स्वर नहीं माना गया है, और ओष्ठ से हो गया ऊ और ऊ। ये होठ इसमें सक्रिय होते हैं। हालांकि कई विद्वान कहते हैं कि उच्चारण स्थल के आधार पर वर्गीकरण ही गलत है, क्योंकि जब स्वर किसी को टच ही नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते, तो कौन कह सकता है कि ए और आ कंठ से है? बिल्कुल सही बात है। जब ए आ स्वर किसी को स्पर्श नहीं करते तो ई तालु के है। लेकिन ये कई बार ईश्वर के बनाए हुए मनुष्य में कुछ विकृति पाई जाती है, जिनकी मोटी जीभ पाई जाती है। जब ई बोलते थे ई डालो तो उधर बोलते हैं तो उसकी जीभ तालु की अड़ती है। तो ये ध्यान रखना। इसको याद करने की छोटा सा तरीका बताता हूँ। आपने कभी घातक पिक्चर देखी है? उसमें जब डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर सनी देओल अपने पिताजी को लेके जाता है कि डॉक्टर साहब मेरे बाबूजी के गले में दर्द है। तो डॉक्टर क्या बोलता है? मुंह खोलिए। जब अमरीश पुरी बोलता है आ, और जब आ बोलता है तो बार बार बोलता है थोड़ा और मुंह खोलिए, थोड़ा और मुंह खोलिए। तब बोलता है काशीनाथ तुम्हारे पिताजी के गले में कैंसर है, उसके कंठ में प्रॉब्लम है। तो आ बोलेंगे तो क्या दिखाई देगा? कंठ। तो इसे याद करने के लिए हम याद कर लेते हैं एक घातक मूवी का डायलॉग। आ फिर से देखना। और तालु जिसे बोलते हैं, तालु, मान लीजिए कोई लड़का है तोतला और वो कहना चाह रहा है शालू। वैसे ये से सलगम भी तालव्य का उच्चारण स्तर ही है। तो वो बोलेगा इतालू, ये वो बोलना चाह रहा है ये शालू, लेकिन वो बोलेगा इतालू। तो ये इससे हम ये कैसे याद हो जाएगा? ये तोतले की वजह से याद हो जाएगा कि ये है इतालू। री, मैंने आपको सबसे पहले स्वर पढ़ाए थे, री अशुद्ध विशुद्ध मूर्धन्य। तो री जो स्वर है इसको बोलते समय आपकी जीभ मूर्धा को टच करती है, री। तो इसलिए मेरे दोस्तों ये है मूर्धन्य स्वर। रही बात दंत की, तो दंत से तो ये तो जड़वत है, हिलते भी नहीं है, ये तो इससे कोई स्वर नहीं आएगा। रही बात ओष्ठ की, तो ऊ और ऊ ये हो गए हमारे ओष्ठ के स्वर। अब आपको ये ध्यान रखना होगा दोस्तों कि अगर बात करें कि ए आई कहाँ से आया या फिर ओ औ कहाँ से आया, तो ओ की बात करें तो ये देखो, ए मैंने आपको बताया था दो से बना है, ए और ई से, गण प्लस ईश बराबर गणेश। ए दो से बना है, तो ए तो किस में है? कंठ में है, और ई किस में है? तालु में है। तो इनका उच्चारण स्थल हो गया कंठ तालु, कंठ तालु। और ये जो ओ बना है ये भी दो से बना है, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। तो आ और ऊ, आ किस में है? कंठ में, और ऊ किस में है? ओष्ठ में। तो ये हो गया कंठोष्ठ संधि, कंठ प्लस ओष्ठ। वैसे इसमें अपवाद माना जाएगा, संधि आएगा जब आपको क्लियर करा जाएगा। तो अगर प्रश्न ये आता है कि उच्चारण स्थल के आधार पर भेद कितने हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कितने भेद होने चाहिए? 4 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 7? 4, 5, 6 या 7? तो दोस्तों आंसर रहेगा इसका 6। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर है एक भेद, इसमें स्वर है दो भेद, इसमें स्वर है तीसरा भेद, इसमें स्वर नहीं है हटाओ, इसमें स्वर है चौथा भेद, इसमें स्वर है ये हो गया पांचवा भेद, इसमें स्वर है ये हो गया छठा भेद। तो सब 6 भेद हो गए। तो प्रश्न आता है उच्चारण स्थल के आधार पर कौन सा उच्चारण स्थल प्रयोग में नहीं लाया जाता है? वो है दंत। या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा उच्चारण स्थल है जिससे कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। तो दोस्तों अगर आपको याद हो, रीट में हिंदी लैंग्वेज से ये प्रश्न भी आ चुका है, और एक बार हिंदी लैंग्वेज से या संस्कृत लैंग्वेज से जो भी है, ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट टारगेट हो सकता है उनका ये रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस उच्चारण स्थल से कोई स्वर नहीं बोला जाता है? री। अच्छे प्रश्नों की बात करें अगर मुझे बनाने के लिए जाए तो मैं तो यही प्रश्न दूंगा, उच्चारण स्थल के आधार पर भेद कितने हैं? भेद हो गए 6। एक बार एक प्रश्न आया भी था, वो आपके लिए भी है कि द्विस्थानीय स्वरों की संख्या कितनी है? द्विस्थानीय स्वर कितने हैं? तो द्विस्थानीय जो दो स्थानों से बोले जा रहे, दो तो ये रहे, दो ये रहे, टोटल कितने हो गए? 4। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि सबसे महत्वपूर्ण उच्चारण स्थल का आधार है, जिसमें सबसे ज़्यादा इनका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो तीनों प्रश्न ध्यान रखिए। उच्चारण स्थल के आधार पर भेद बराबर 6। ऐसा कौन सा उच्चारण स्थल है जहां से कोई स्वर नहीं बोला जाता? दंत। और द्विस्थानीय स्वरों की संख्या कितनी है? 4, ए आई ओ औ। अगर वो सीधा सेकंड ग्रेड में आया हुआ है कि ए और आ का उच्चारण स्थल क्या है, जब हमारे पूरे वर्ण विचार समाप्त हो जाएंगे, तो वो संस्कृत में आपने सुना भी होगा, पाणिनि की सूत्र विधि है अष्टाध्यायी में।
अकुरहा विसर्जना, इचु यषणाम, ऋतु ऋषणाम, ऋतु लिषणाम, उपुहा मध्य, ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड पर बहुत ही शानदार तरीके से करवाई जाएंगी। तो ये है हमारे पूरे स्वरों के बारे में नॉलेज। अगर कोई भी स्वर का प्रश्न अब अगर आपका रह जाता है तो मैं जिम्मेदार रहूँगा। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, कोई कमी रह गई तो आप मुझे बताइएगा। ये है हमारे स्वर के बारे में, लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा फिर से शॉर्ट 5 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कोई भी मुख स्पर्श नहीं होते हैं, स्वर कहलाते हैं। रे अशुद्ध भी है, विशुद्ध भी है, सही है, और मूर्धन्य भी वर्णमाला में 7वां भी है। इसके बाद करते हैं स्वरों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया गया था। पहला मात्रा का आधार, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में 4, ए ई उरी, दीर्घ में 7, प्लुत में 1। फिर दूसरा था अपना कौन सा, दूसरा था अपना ओष्ठ के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार में उ ऊ ओ औ, बाकी अवृत्ताकार। फिर जिह्वा के आधार पर अग्र मध्य पश्च, पश्च में ए को छोड़कर 3 की आकृति पीछे। फिर मुखाकृति के आधार पर संवृत, संवृत बोले ई ई उ ऊ, विक्रम बोले आ, दोनों छोटा ऊपर ए आई और दोनों बड़ा नीचे आई और औ, और ए अनार भी नीचे। उच्चारण स्थल के आधार पर आपको करवाई दिया। अब स्वरों में केवल एक ही टॉपिक बाकी है, वो है स्पेशल री का वर्गीकरण। तो आपको री के बारे में ध्यान से सुनना है, और जो लाइन नहीं समझ में आती है पहले इसको समझना है। नंबर 1 आप यस और नो कर देना। क्या री वर्णमाला में 7वां है? वर्णमाला में 7वां स्थान रखता है, ये लाइन समझ में आ रही है? 7वां स्थान बिल्कुल सही है। री का वर्णमाला में कौन सा स्थान है? वर्णमाला में 7वां स्थान है, ठीक है। री के बारे में दूसरी लाइन में कहूं तो ये अशुद्ध कहूं या फिर मैं इसे विशुद्ध स्वर कहूं तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, विशुद्ध स्वर है। ये दूसरी लाइन हो गई। तीसरा होगा री की बात करें तो ये मूर्धन्य स्वर है, क्षमा करें, ये कौन सा स्वर है? मूर्धन्य स्वर है, क्योंकि री अभी भी आया था उच्चारण स्थल के आधार पर भी मूर्ध को टच करता है। री एक मूर्धन्य स्वर है, तो ये हो गया मूर्धन्य स्वर। और बात करें री, एकमात्र ऐसा स्वर है जो उच्चारण की दृष्टि से, यानी कि बोलने में तो ऐसा लगता है जैसे व्यंजन हो, री उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है, और लिखावट की दृष्टि से, लिखावट की दृष्टि से, लिखावट की दृष्टि से स्वर है। बिल्कुल, बोलने में व्यंजन है, लिखने में किस में आ रहा है? स्वर में आ रहा है। और री के बारे में 5वीं बात करें तो ये एक तत्सम स्वर है, बिल्कुल तत्सम स्वर है। रीट में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस भी शब्द में री आपको नजर आता है, जैसे चाहे वो ऋतु लिखा हो तत्सम है, या फिर री की मात्रा ऐसे लगती है जैसे कै में कृष्ण, पृथा, ये भी शब्द में आते हैं। पृथा ये री है, ये कृष्ण नहीं है, क्री है, क्री, कृष्ण। जब मैं छोटा था तो हमारे टीचर एक बार मुझसे बोले थे, पृथा अपने पुत्रों के साथ वन में गई। हालांकि पृथा का मतलब यहाँ पर होता है कुंती, और एक होता है प्रथा, इसका मतलब होता है रिवाज। तो मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा कि पृथा अपने पुत्रों के साथ वन में जा रही थी, तो मैंने उस समय बोल दिया प्रथा। तो गुरुदेव ने मुझे बुलाया, थप्पड़ मारा खींच के, फिर से बोलो। मैंने सर फिर से प्रथा, फिर से थप्पड़ मारा। तो मैंने कहा प्रथा आपकी बार वन में नहीं जा रही, घर ही चली गई। तो ये तो निश्चित है, ये प्री है, प्री, प्रीथा, री प्रथा, और ये प्रथा, प्रथा मानी रिवाज। शब्द युग्म का बहुत बड़ा महत्व है, जैसे बारात और बारात। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब होता है वर यात्रा, दूल्हे के साथ जाना। इसका मतलब होता है शव यात्रा, राम नाम सत्य है। तो आप कभी भी अपनी शादी के किसी भी जान पहचान में, अपनी खुद की शादी में लिखवाएं तो कार्ड में बारात ना लिखवाएं, बारात लिखवाएं। वैसे बर्फी, बर्फी बारात में ही खाते हैं, और बारफी तो होता ही नहीं, तो वैसे बर्फी, वैसे बारात। वर यात्रा को बोलते हैं बारात, बारात, और शव यात्रा, राम नाम सत्य को बोलते हैं बारात। तो ये शब्द युग्म है। फिलहाल मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि री एक तत्सम स्वर है, जिसमें भी री आ जाए वो 101% तत्सम होगा। और लास्ट एंड फाइनल बात की बात करें छठे की, तो हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश में री का स्थान, री का स्थान नवा होता है, नवा। देखो दोस्तों, वर्णमाला में 7वां,
और शब्दकोश में नवा क्या है, एक बार इसको ध्यान से सुनो। एक छोटा सा कॉलम बना रहा हूं, ये तो है अपनी हिंदी और ये हो गई अपनी ENGLISH, ये है वर्णमाला और ये है शब्दकोश। तो वर्णमाला में ये प्रथम और ये अंतिम की बात करते हैं। अच्छा जी दोस्तों, तो हिंदी वर्णमाला में अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं, ए अनार। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं, ए अनार। एक मिनट, चार्ट थोड़ा मिस्टेक हो गया, हाँ इधर ले लेते हैं। ये हो गया शब्दकोश, शब्दकोश। शब्दकोश की बात भी यहीं कर लेंगे, प्रथम और अंतिम। तो हिंदी वर्णमाला में अगर हम पहला पढ़ाते हैं तो वो होता है ए अनार, क्योंकि बच्चा अनपढ़ आता है और ज्ञानी बनकर जाता है। तो वर्णमाला में लास्ट कौन सा होगा, गज्ञानी हो गया। अंग्रेजी में आता है एप्पल खाता है जैबरा बन के जाता है, ये तो सभी को पता है। हिंदी वर्णमाला में पहला ए अनार, अंतिम ज्ञानी। लेकिन बात कर रहे हैं हिंदी शब्दकोश की, वैसे अंग्रेजी का डिक्शनरी तो ए से जेड तक ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी वर्णमाला में शब्दकोश में पहला अंग होता है और लास्ट में होता है। फर्स्ट ग्रेड के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी शब्दकोश का पहला होता है अंग और लास्ट में होता है। दोस्तों वैसे तो शब्दकोश का टॉपिक वर्ण विचार के बाद देना चाहिए, लेकिन काफ़ी बच्चे रीट, एलडीसी, पटवार, इनके ये टॉपिक नहीं है। तो मुझे कमेंट्स करके बताएं कि क्रम वाइज चलना चाहिए कि वर्ण विचार के बाद हम शब्दकोश ही लें ताकि क्रम चलता रहे। बाकी जैसे आपके कमेंट्स होंगे मैं उसके आधार पर चलता रहूँगा। फिलहाल तो देखो दोस्तों, अगर बात करें शब्दकोश की तो सबसे पहले अंग से स्टार्ट होता है, ए से, फिर ए, आ, ई, ऊ, री। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो शब्दकोश में तो कौन से नंबर पर आ गया, 9वें नंबर पर। और वर्णमाला में यहाँ से स्टार्ट होती है वर्णमाला, तो वर्णमाला में कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर। बहुत ही अच्छे प्रश्नों में से ये प्रश्न है, किसी को भी हम अपने अस्तित्व दिखा सकते हैं हिंदी में कि हिंदी शब्दकोश में री का स्थान कौन सा है। शब्दकोश में 9वां, वर्णमाला में 8वां। वैसे क्यों है 9वां, हिंदी शब्दकोश अंग से स्टार्ट क्यों नहीं होता, ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट टॉपिक है। आप चाहेंगे कि सर प्लीज इसे हमें क्लियर करके बताइए, तो इसमें रीड के जो हमारे जो सिलेबस है शिक्षण विधियों में, इसमें एक आता है एनसीएफ 2005 और आरटीआई 2009। इसके कुछ नियम लागू होते हैं जिसके लिए इतना बड़ा मैटर लेने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ये समझते हो, जो बच्चे चाहते हैं सर हम इसके प्लीज़ इसके लिए अलग से वीडियो बनाएं, तो मैं उसको 10 मिनट की अलग से वीडियो बना दूंगा इसके रीज़न के लिए कि री का शब्दकोश में स्थान क्या है और क्यों है। ये कमेंट्स आप मुझे बताएं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, री वर्णमाला में 7वां क्लियर है, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7। शब्दकोश में 9वां है, यहां से स्टार्ट होता है। ये भी प्रश्न आ सकता है, शब्दकोश का प्रारंभ होता है अयोगवाह से, लेकिन अगर विकल्प में हो शब्दकोश का प्रारंभ होता है स्वर से, नहीं अयोगवाह से। और तीसरा विकल्प ये है कि अयोगवाह के अनुस्वार से, तो बिल्कुल पहले अनुस्वार हुआ। हिंदी शब्दकोश का प्रारंभ अयोगवाह के अनुस्वार से होता है, बाद में विसर्ग आता है। मूर्धन्य स्वर है, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है और लिखावट की दृष्टि से स्वर है। ये एक तत्सम स्वर है, जिसमें भी ये वर्ण आ जाएगा वो 100% तत्सम स्वर होगा। और हिंदी शब्दकोश में री का स्थान दोस्तों होता है 9वां। तो ये है हमारे स्वरों के बारे में अध्ययन। इसके अलावा स्वरों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको दिक्कत करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, क्वेश्चन सेंड कीजिए। और आप चाहें तो उस कमेंट्स पे मेरे पर्सनल नंबर मांग सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको अपने नंबर सेंड कर सकता हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम हो अपने कमेंट्स प्लीज़ मुझे बताइए, आपको आपकी समस्याओं का हल किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट होगी व्यंजनों से, और हाई कोर्ट में भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो हाई कोर्ट के स्टूडेंट हैं उनका स्टार्ट होता है क्लास व्यंजन से। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है।